देखी जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या स्टूडेंट्स? जी, जैसा आप बताएं। बिल्कुल सर। तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं परिचय देता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्तिकेयन सर, इनको आप जानते हैं, ये पंचायती राज पदाधिकारी हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुजीत सर, पंचायती राज पदाधिकारी हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरव सर, पंचायती राज पदाधिकारी हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नीलिमा मैम, ये भी पदाधिकारी हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये सारे लोग हैं, और भी कई सारे पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कई सारे मैंने डीएसपी वगैरह लोगों को भी बोला है, वो भी आपके साथ आना स्टार्ट कर देंगे। कई सारे अलग अलग लेवल के जो भी आप एसडीएम वगैरह को देखते हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो सारे पदाधिकारी आपको धीरे-धीरे इस प्लेटफ़ॉर्म पे एक-एक दिन में देखते जाएँगे, ताकि आप उनके अनुभव को सीख सकें और समझ सकें। और कई सारे अलग-अलग फ़ील्ड के लोगों से भी मेरी बात हुई है, वो सारे आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके बहुत सारी चीज़ें बताएँगे। तो आप पूछ सकते हैं कार्तिकेयन सर से, सुजीत सर से, गौरव सर से, नीलिमा मैम से, हमसे, आदित्य सर से, और भी बहुत सारे लोग जब जुड़ेंगे तो उनसे भी आप बहुत सारी चीज़ पूछ सकते हैं। तो पूछिए जो भी कुछ पूछना है, मेंस के बारे में या फिर और कुछ पूछना है तो। कौन आप पूछना चाह रहे हैं सबसे पहले? जी, लवली क्या नाम है? पूछिए आप। हेलो सर। जी। सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। सर हमको ना हमको पता सब कुछ रहता है, लेकिन पॉलिटी में जो क्वेश्चन लिखा रहता ना, उसको हमको सॉल्व करने नहीं आता कि पूछना क्या चाहता है। सर सेम डाउट मेरे लिए भी है। अच्छा ठीक है, तो बताइए, आंसर बताया जाए इनका। जैसे सर आप उस दिन पूछे थे कि राष्ट्रपति एक बुजुर्ग के समान है, लेकिन एक बालक इस टाइप का क्वेश्चन था, तो उसमें समझ ही नहीं आ रहा था। बताइए सर, आंसर दिया जाए। मैम से पूछ लीजिए। मैम मैम है? बताइए सर, आप ही बताइए। हाँ देखिए, क्वेश्चन क्या था बताइए, फिर से थोड़ा रिपीट करिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान होती है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। मूल्यांकन सब प्रश्न का डिमांड समझ में नहीं आया, तो राष्ट्रपति का पावर और सीमाएं लिख के छोड़ दिया मैंने। तो राष्ट्रपति का तो पावर बहुत कुछ है, आप जानते भी हैं, तो यहाँ तो एक तो डिस्क्राइब करना ही है, लेकिन साथ साथ ये कहा जा रहा है कि अगर उस उदंड प्रकार के जो अगर बच्चे निकल जाते हैं, जैसे हमारे जब लोकसभा को आप देखते हैं तो लोकसभा क्या है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल है ना, आर्टिकल 75 का 3। तो उसमें क्या है कि डायरेक्टली अगर एमपी किसी भी तरह का उसमें उदंडती होती है तो किसके पास पावर होता है? लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं, उसको डिस्क्वालिफिकेशन करना है, या अभी तो रिसेंटली एक डिसीजन भी आया था, या आयर कोयतो का जो डिसीजन है, तो उसमें 2007 वाला। हाँ, 2007 वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी किया था कि आपको विद इन टाइम लिमिट, पहले तो टाइम लिमिट में नहीं था कि कितने दिनों में आप फैसला सुना रहे हैं। तो कई मामलों में क्या है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन अगर करना भी है, राष्ट्रपति के पास पावर भी है, तो विद इन द एडवाइस एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का लेना होता है कि हाँ आपको लगता है, या अगर भंग होगा पार्लियामेंट लोकसभा सॉरी, तो उसमें भी क्या होगा कि बाकायदा पूर्ण रूप से जब तक पूरा जो मेजोरिटी तक फुलफिल नहीं हो रहा, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, कहने का इन द सेंस है कि टोटली ओवरऑल कंप्लीट कंट्रोल प्रेसिडेंट का नहीं होता है। कहीं न कहीं उसमें एक पावर ऑफ शेयरिंग जो स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, उनको भी दिया गया है। तो वहाँ पे आपको ये बात जो सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें ये थोड़ा-सा मेंशन करना पड़ेगा। फर्स्ट पैरा में तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सेक्शन 1 का जो क्वेश्चन हो रहा है, उसमें तो आप लिखेंगे कि पावर क्या-क्या है। लेकिन जब उस तरह का उदंडता होता है, स्टुपिडिटी की जाती है, या जो भी रूल को वायलेट करते हैं एमपी, तो उसको कैसे टैकल किया जाता है। अब उसी को कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा-सा आप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नर के बारे में बता सकते हैं। यही चीज़ स्टेट में भी एग्जैक्ट 10 शेड्यूल मेंशन करके ये बता देंगे कि जो भी पावर 10 शेड्यूल के अंदर आएगा तो स्पीकर के हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है रिमूव करना। और बाकी आपका जो आर्टिकल 75 क्या कहता है
डायरेक्टली जो रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका भी आप जिक्र करेंगे ओके सर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ताकि वो बैलेंस्ड लगे। विकास पूछिए। Unmute सर कोई क्वेश्चन में जब पूछता है कि आलोचनात्मक उसका की थी व्याख्या कीजिए, तो उसको कैसे मतलब स्टार्ट करते हैं? उसका विशेषता बताते हैं कि उसका क्या निगेटिव पॉइंट बताते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताता होता है? हाँ, तो क्रिटिकल एनालाइज जो होता है ना, आलोचनात्मक विश्लेषण, तो उसमें आपको क्रिटिक्स के बारे में भी चर्चा करना होता है। लेकिन अब प्रश्न जैसे शॉर्ट आंसर है या लॉन्ग आंसर है, ये इस पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए 2 पेज में लिखना होता है शॉर्ट आंसर, तो आप उसके बारे में, जिस टॉपिक के बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में लिखते हुए, जैसे कोई एग्जांपल बताइए, क्वेश्चन कोई इधर आपने टेस्ट में दिया हो, बताइए कोई एग्जांपल। सर प्रस्तावना का सर, प्रेम्बल हाँ, का। प्रस्तावना। हाँ, प्रस्तावना का ही है। तो उसका क्या क्रिटिसाइज़ हो सकता है? पहले आप स्टार्टिंग में आप उसके बारे में बताएँगे कि कब हुआ था और इसका क्या मेन प्रोविज़न है। एक तरह से ये क्या है, हमारा एक एक आइडियल पाथ है, डायरेक्शन है कि हमें कंट्री को किस वे में मूव करना चाहिए। लेकिन साथ-साथ क्रिटिसिज़्म क्या हो सकता है? उसमें क्या क्रिटिसाइज़ बताइए, आप ही बताइए। सर जैसे जो हो क्वेश्चन जाए किया जिसको लागू नहीं किया जा सकता है सर, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते, कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता प्रस्तावना हाँ, को। बिल्कुल। तो और ये एक हुआ, एक ये पहला क्रिटिक्स हुआ और उस तरह से और भी क्रिटिक्स हो सकते हैं। जैसे कि और इसको अमेंड करना बहुत जटिल प्रक्रिया है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ऊपर से मूल संरचना का सिद्धांत भी दिया गया है कि उसको हाँ, बाधित ना हो, तो प्रोसेस बहुत लेंथी और हो जाता है कह इसको सकते हैं अमेंड कि करने का। हाईली सुपरफ्लुअस प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी प्रयास किया गया है बैलेंस करने का। आप लास्ट में कंक्लूजन में देंगे कि हम सर लोग जो एक सोशलिज्म अपना रहे हैं तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपना रहे हैं, उसको भी आप बैलेंस करने के प्रयास करेंगे आंसर को। और सर बाकी नीलिमा में गाइड करेगी। क्रिटिक्स उसका भूमिका लिखने के बाद लिखेंगे ना? हाँ, आप थोड़ा-सा परिचय देंगे, परिचय देने के बाद ही क्रिटिक्स पे बात करेंगे। अब लॉन्ग आंसर है, तो लॉन्ग आंसर में भी आप क्रिटिक्स को डिस्क्राइब करेंगे कि उसको और कैसे सर वो हैम्पर कर रहा है। क्रिटिक्स में प्रस्तावना का के अंदर का कोई चीज उठा करके नहीं ना उसका बता सकते कि ये नहीं होना चाहिए, चाहे ये गलत है ऐसे? नहीं, अगर अगर देखिए लॉन्ग आंसर है, तो जैसे कि हमने बताया ना कि मान लीजिए हम सोशलिज्म जो फॉलो करते हैं, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करते हैं, है ना? तो जी ये सर। पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन उसमें और क्या हो सकता है सोशलिज्म में, और हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं? जो वेलफेयर स्टेट का हम लोग बात करते हैं, तो ऐसा हो जो कि वो प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो, प्रैग्मेटिक हो, उस पे हम लोग बात कर सकते हैं। बिल्कुल। सुजीत सर हैं क्या ऑडिबल? जी रुपेश जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं सुजीत सर के बारे में बताता हूँ। ये पिछले बार सुजीत सर ने इंटरव्यू बैच में बच्चों का इंटरव्यू लिया था। काफी शानदार सर का अनुभव है और बहुत बेहतरीन मजे हुए खिलाड़ी की तरह जो होता है ना, एक मेच्योर पर्सनालिटी, उस तरीके के आंसर सर का रहता है। और आप हम चाहेंगे कि बच्चों का कुछ सवाल आप सुजीत सर से भी पूछें, कुछ सवाल कार्तिकेयन सर से पूछें, कुछ मैम से पूछें, अलग-अलग लोगों से सवाल पूछें और आंसर दिया जाएगा। फिर आदित्य सर हैं, हम हैं, बहुत सारे लोग हैं आपका आंसर करने के लिए आज। तो आप जितना चाहें कि सवाल पूछ लें ताकि आज के बाद फिर डाउट नहीं बचे इस तरीके का। पूछिए सवाल। हेलो सर। जी। सर जी। हाँ बोलिए। सर जैसे जैसे मैंने सारा टॉपिक का नोट बना लिया है, ठीक है। तो जैसे पर्यटन का बनाना है तो बिहार में पर्यटन हो गया, भारत में पर्यटन हो गया, इसका महत्व क्या है, संभावनाएं क्या है, चुनौती क्या है, आगे की राह क्या है। लेकिन अंत में सर क्वेश्चन जैसे देखते हैं ना, कोई कोई मतलब कि कोचिंग का देखते हैं, सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस टाइप का घुमा के मतलब पूछ दिया करता है ना, समझ में नहीं आता कि इसमें महत्व वाला लिखना है कि क्या लिखना है, संभावनाएं लिखना है, मतलब कि उस टाइप का मतलब कि कंसाइज वे में लिखने के लिए मतलब कि ये नहीं हो पाते कि किस चीज को यहाँ लिखना है, जबकि सारा नोट बनाया हुआ है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस है ऐसा तो बताइए उसको, जो आपको समझ में ना आया हो। एग्जाम्पल के साथ जी बताइए सर। बच्चे सर को। एग्जाम्पल जैसे अगर कोई सर है तो। खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ रहे थे सर, तो खाद्य सुरक्षा के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो भारत के बारे में भी पूछ रहे थे
और बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे थे, लेकिन उसमें जब हम उसका क्या करते हैं डिस्कशन देखें तो उसमें संभावना मॉडल इसमें संभावना महत्व सब बताया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ मतलब कि ऐसा प्रॉपर वे में लिखा हुआ नहीं था कि इसका महत्व बताए या संभावनाएं बताए। सुमित, मैं समझ गया। अच्छा, मैं एक दूसरे डायरेक्शन से थोड़ा लेके चलता हूँ आपको। अच्छा, किसी सरकारी कार्यालय में कोई अगर बूढ़ी अम्मा जाती है, महिला जाती है ना, तो वो बहुत सारी बातें अपने बारे में एक्सप्लेन करती है, फैमिली के बारे में। लास्ट में वो बताती है जो उसका मूल काम होता है, वो कहे कि हमें पेंशन नहीं मिला है, लेकिन अपनी सारी समस्याएं गिना देता है। तो पढ़ा लिखा लोग क्या होता है कि 100 बातें जो कही गई है उसमें से मूल बातों को चुन लेना कि अच्छा, इस महिला का एक काम होगा, पेंशन नहीं मिल रहा है जिसके कारण परेशान है, परेशानी में उसने बहुत सारी बातें कही। क्वेश्चंस को उसी तरह से देखना है। वो आपको ना दिग्भ्रमित करेगा पूरा, लेकिन जब आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे 1 मिनट 2 मिनट ले करके, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तब वो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है। जैसे खाद्य सुरक्षा की आपने चर्चा की, तो आप कह रहे हैं कि भारत के बारे में भी पूछा, बिहार के बारे में भी पूछा। तो भारत और बिहार के अलग अलग नहीं पूछ रहा है, हम कुछ आंकड़ों से उसको साबित कर देंगे कि बिहार में खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है और भारत में खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है। और जब खाद्य सुरक्षा की बात आती है तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, ये बेसिक चीज है। क्यों जरूरी है, तब कहते क्यों जरूरी है, तो इसको अप्लाई करने में बाधाएं क्या क्या आ रही है। तो उस बाधा, जो भी चुनौती है, जो बाधाएं हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उन चुनौतियों को अच्छा कम कैसे किया जा सकता है, तो उसमें एक हमारा रोड मैप होगा कि हम ये चीज करेंगे। तो इस संदर्भ में सरकार क्या कर रही है, सरकार तो सरकार का जो जो भी स्टेप हुआ वो 2 स्तर पे हम लोग लिख सकते हैं। एक जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही है, दूसरा जो बिहार सरकार की योजनाएं चल रही है, तीसरा हो सकता है कि उन सभी योजनाओं में आम जनता किस तरह से सहयोग कर रही है सरकार को खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उसको पार्ट पार्ट तोड़ करके और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे आप लोगों के समक्ष। ठीक है, तो सुमित, ज़्यादा उसमें उलझना नहीं है। आपको उलझे हुए जो भी प्रश्न है उसको सरल तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि 2-4 क्लासों में आप प्रश्न को समझने लगेंगे और आपके उत्तर लेखन में भी वो आ जाएगा। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये था ना कि सर, जैसे कि कोई भी बिहार स्पेसिफिक होता है ना, कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार, जैसे कि क्वेश्चन देख रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज आर कर्स फॉर इंडियन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। तो सर हम इसको अटेम्प्ट करते हैं तो पहले पहला पार्ट फिर बिहार के रेस्पेक्ट पे करते हैं सर। तो ये तरीका सही है या फिर इसे और कोई बेहतर हो सकता है कि जैसे हम नेशनल वाला भी एक्सप्लेन किए उसी में बिहार वाला भी साथ में मतलब इंटरमिक्स करके डाल दें, या फिर सेपरेट वाइज करें सर? इसमें डाउट होता है सर, कैसा सही रहेगा प्रेजेंट करना इस आंसर को? सर बताएगा। देखिए, प्रश्न को अगर आप समझ लिए हैं तो उत्तर लिखने के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता कि वही एकदम सही है, सरल है, सुंदर है। ठीक है, आप भारत के जो आंकड़े हैं उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब बिहार पे फोकस किया गया है तो बिहार का उसमें एक टच देना होगा आपको। इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो कोई आंकड़ा पेश कर दीजिए जो उससे रिलेटेड है, ताकि प्रश्न में जो पूछा गया है ये बात इंडिकेट करे कि आप उस जो क्वेश्चन की जो सोल है, आत्मा है, उससे भटक नहीं रहे हैं, उसको लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं आप जैसे चाहें, पर जो मूल प्रश्न है जो बिहार पे फोकस है, तो कुछ डेटा के साथ, कुछ तथ्य के साथ उसको साबित करते हुए हम आगे पैराग्राफ में जाएंगे तो वो अच्छा माना जाता है। ओके सर, बिल्कुल। प्रभात सिंह, पूछिए प्रभात, पूछिए आप विकास। सर अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कोई बिहार के संदर्भ में नहीं भी पूछा है, लेकिन हमको बिहार के संदर्भ में कुछ डेटा पता है, तो उसको ऐड करना अच्छा रहेगा ना, कि नहीं करना है ऐड? अगर बिहार के संदर्भ में नहीं पूछा है लेकिन डेटा है, जैसे करंट अफेयर्स में या फिर हिस्ट्री में कुछ।
देखिए, परीक्षा यही तो टैलेंट साबित करना है आपको। जब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं बिहार का संदर्भ और बिहार का पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो पूछना ही नहीं है, कनेक्ट करना है। लगना चाहिए कि हाँ बिहारी है, ठीक है। जी सर। सर एक और चीज हम जैसे 69 में ऑब्जर्व किए थे कि किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा 7 पेज दिया और किसी में 6 पेज ही दिया है सर। और माइंड सेट ऐसा बन जाता क्वेश्चन देखते देखते कि 7 पेज होगा, उसी अकॉर्डिंग हम लोग आंसर प्रिपेयर करते हैं सर। इसको कैसे टैकल करेंगे सर? देखिए, 7 पेज लिखना है, 6 पेज लिखना है या 5 पेज लिखना है, एक आंसर राइटिंग का मैं ओवरऑल आइडिया जो मैं अप्लाई करता हूँ। आपकी स्पीड कितनी है? अगर 7 पेज लिख पा रहे हैं तो 7 पेज लिखिए, लेकिन क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एक भी, ठीक है। जब एक प्रश्न आप छोड़ देते हैं कंपटीशन से, मुझे लगता है कि आप 25% उसी समय बाहर हो जाते हैं। 6 पेज ही लिखिए, और जो प्रश्न में दिए गए सारे जो डायमेंशंस है उसको कवर करते हैं। अगर 6 पेज भी लिखते हैं तो अच्छा माना जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम 7 पेज लिखता है उसी का सिलेक्शन होता है, 5 पेज का नहीं होता है। और क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और रही बात कि आप कैसे मैनेज करेंगे, तो वो समय और एग्जाम हॉल में किस तरह का, मतलब कितना समय बचा है, क्वेश्चन की प्रकृति को देखते हुए उसको कम से कम शब्दों में सारी बातों को समेटने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा लिखने से बजाय कम्पैक्ट तरीके से, सटीक तरीके से कम लिखना ज़्यादा बेहतर है। ये सर वो 7 पेज पॉइंट वाइज ही करके लिखते हैं, मतलब पैराग्राफ पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं सर, वो तोड़ तोड़ के मेन पॉइंट्स पे ही लिखते हैं, तो इसलिए मेरा वो कवर अप हो जाता है उतना। कवर अप हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर 6 पेज है तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं को शामिल कीजिए। बिल्कुल। पूछिए विक्रम सिंह पूछिए सवाल। कुणाल कश्यप पूछिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, क्या हैंड राइटिंग और सारे पेजेस को फिल करना में कुछ इम्प्रेशन होता है क्या? अगर मान लीजिए मैं 6 पेज का एक लॉन्ग आंसर है, मैंने 4 पेज में ही अच्छे से लिख लिया, इंस्टीड मतलब मैं थोड़े और उसको लेंदी करके 6 पेज में ले गया, तो इसके कुछ होते हैं इफेक्ट? एक बार आप पूछेंगे शॉर्ट में? हाँ, मैं पूछ रहा था सर, कोई क्वेश्चन है मुझे पता है, वो मुझे बहुत अच्छे से आता है, और उसमें जैसे मान लीजिए 6 पेज दिया हुआ है, मैं वो उस और आंसर आप को 4 चार पेज पेज में में भी लिखते हैं शॉर्ट कंप्लीट कर आंसर और अच्छे सकता से हूँ। लिखते हैं, है हाँ, ना? मैं 4 पेज में भी कंप्लीट कर सकता हूँ, और मैं उसे थोड़ा मतलब और लेंदी करके मैं उसे 6 पेज में भी बना सकता हूँ, तो देखिए, मैं बेटर प्रैक्टिकल क्या बात रहेगा? करूंगा। हम्म, एक्सपीरियंस के तौर पे या पास्ट पे आंसर शीट भी देखा मैंने, थोड़ा मैटर करता है लंबा आंसर। अगर शॉर्ट रखोगे आप, कितना भी कंटेंट एनरिच्ड रहेगा, थोड़ा जी सर। मार्क्स वो कट करते हैं। अगर 6 पेज का है तब कोशिश कीजिए एटलीस्ट 5 पेज बढ़िए। जी और कंटेंट तो सभी का वैसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो आप थोड़ा सा पेज भरने का कोशिश कीजिए, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और वो आप ना देखो, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है ना, उसी में थोड़ा डायग्राम वगैरह बना के फ्लो चार्ट, वही 4 पेज का आंसर 5 पेज में भी जा सकता है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। सर, हाँ सर, बस मैं वही मैं पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी कैंडिडेट के लिए जवाब है। बिल्कुल। लेट्स बी प्रैक्टिकल। विक्रम कुमार सिंह पूछिए। विक्रम क्वेश्चन पूछिए जल्दी। प्रकाश 007 अनम्यूट करके बोलिए जल्दी। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जिस क्वेश्चन में मूल्यांकन करने दिया रहता है और प्रकाश डालने के लिए लिखा रहता है, उस दोनों क्वेश्चन में क्या क्या मतलब सर एक्सपेक्ट जानना सही रहेगा, मतलब उसको कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करें जिससे वो सर वो सही हो पाए क्वेश्चन को? कहीं कहीं मूल्यांकन लिखा रहता है और कहीं प्रकाश डाला, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है सर? मतलब पक्ष विपक्ष चुनौती पर ऐसा उस तरह का लिखना पड़ेगा क्या? कार्तिकेन सर। देखिए, मूल्यांकन का जब बात हो रहा है तो उसमें क्या कह रहा है, एसेस करना। एसेस का मतलब आप दोनों पक्ष देखेंगे। कोई चीज का मूल्यांकन कैसे कर पाते हैं? सपोज करिए आप मार्केट में सामान खरीदने गए, तो आप कैसे जज कर पाएंगे कि ये जो हम खरीद रहे हैं
वो इफेक्टिव कॉस्ट पे है, उचित दाम है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे ना उसका पॉजिटिव क्या है, उसका नेगेटिव, या 2 दुकान में हम पूछते हैं। तो असेसमेंट का मतलब, मूल्यांकन का मतलब ये है कि आप उसका दोनों पहलू पॉजिटिव नेगेटिव देखना, बाकी और अगर डायमेंशन हो सकता है तो उसको भी हम देखेंगे। एक तो पॉजिटिव तो होता ही है, साथ-साथ नेगेटिव, उसके अलावा और भी अगर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो थोड़ा-सा उस पे हम चर्चा करेंगे, अगर स्पेशली लॉन्ग आंसर होगा तो। सर हाँ, एक क्वेश्चन बताइए। था ना, टेस्ट नंबर 6 में हुँ, क्वेश्चन आया था कि भारतीय हाँ, संविधान विविधता में एकता का निर्माण करने के लिए बहुदलीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाए हैं, परंतु हुँ, वर्तमान में व्यक्तिगत हितधारकों की एक व्यवस्था हुँ, प्रतीत होती है, कथन का मूल्यांकन करें। सर तो हाँ, इस क्वेश्चन में सर तो मतलब कहीं न कहीं सर एक वो कॉन्ट्रडिक्ट होता है सर, जैसे कि कोई दल के बारे में अगर जैसे लिख दिया, जैसे हाँ। अभी मोदी गवर्नमेंट है, तो सर इस तरह का लिख सकते हैं क्या कि जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है तो सरकार पे ना बात होकर मतलब पूरा का पूरा एक आदमी के अंदर वो घूम रहा है सारा पावर, तो इस हाँ, तरह आप का डिसाइड कर एग्ज़ाम्पल सकते देंगे, हैं क्या? बिल्कुल। आप एग्ज़ाम्पल ऐड करेंगे कि अगर हमारे पास एक बहु पार्टी जो मल्टीनेशनल मल्टीफेसेट पार्टी होती है, जहाँ पे कई लोगों को उसके पास नेता उभरने का मौका है। अब क्या हो गई है कि वो जनता के पास एक लिमिटेड विकल्प हो गया है, लिमिटेड ऑप्शन हो गया है। जस्ट दे बिकम अ फेस। तो वो क्या हो रहा है, एक तरह से हमारे पास एक लिमिटेशन हो गया कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। जिस तरह से आप जब देखते हैं कि लोकतंत्र में अगर मेनी वॉइसेज है, तो मेनी वॉइसेज का क्या फ़ायदा होता है? बहुत सारे विचार निकल कर के आते हैं। अब उस बहुत सारे विचार में एक बेहतर विचार हो सकता है, जिस पे आपस में कंक्लूजन बनता है। वही ना कोalition गवर्नमेंट। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप चर्चा कर सकते हैं कि आने वाला अभी जो वर्तमान में क्या हो रहा है कि चाहे वो इंडिया में हो या वर्ल्ड लेवल पे भी देखेंगे, तो पार्टी सेंट्रिक तो छोड़ दीजिए, वन मैन सेंट्रिक होते जा रहा है। जो कहीं न कहीं क्या दिखा रहा है कि वी आर बिकमिंग मोर व्हाट? टोटली ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं, या लिमिटेड, वी आर बिकमिंग मोर लिमिटेड। जो कहीं न कहीं एक लोकतांत्रिक मूल्यों के, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए एक खतरा है, या ठीक चीज़ नहीं है। एक आप पढ़ेंगे जब क्लास 10th में, तो चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र की चुनौतियाँ। उसमें क्या चुनौतियाँ हैं कि अभी भी जो पार्टी में है उसमें बाकायदा चुनाव नहीं होता है। जिनको या प्रदेश अध्यक्ष बनना है या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, तो इंटरनल बात सेट होती है, और एक जिस तरीके से लोकतंत्र में चुनाव होता है ओपन, उस तरह से डायरेक्ट इलेक्शन का काम नहीं होता है। एक चुनौतियाँ हैं। तो आप इस पे आप चर्चा कर सकते हैं कि नहीं, पक्ष में कैसे बेहतर है। अगर बहुत मल्टीफेसेट पार्टी रहेगी, उसमें बहुत सारे एक ही प्रकार के लोग रहेंगे, बहुत अलग-अलग विचार आएगा, तो एक और बेहतर आउटकम हो सकता है। किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए। दैट्स व्हाई आप उसको चर्चा करेंगे। ये इंडिविजुअली जो आप पार्टी एग्जांपल देंगे आप, चाहे वो जेडीयू का एग्जांपल दे सकते हैं। आज देखिए जेडीयू के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप उसमें चर्चा करेंगे एग्जांपल में कि आफ्टर द प्रेजेंट सीएम या नीतीश कुमार, देयर विल बी नो एनी, जस्ट लाइक जैसा वो परफेक्ट लीडर थे, उस तरीके का लीडर अभी जेडीयू के पास नहीं मिल रहा है। अब उसमें आप चर्चा कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? तो फैक्चुअल बात है। नाम ले सकते हैं सर, मतलब नाम लिख सकते हाँ, हैं बिल्कुल ले नीतीश सकते हैं। कुमार सर, हाँ, सर जैसा। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है। आप पार्टी का चर्चा करेंगे, आरजेडी में ही है तो आप गिने-चुने नाम दिखते हैं, क्यों? तो ये लास्ट में कंक्लूजन देंगे, साथ में सजेशन भी देंगे कि क्या किया जाना चाहिए। ताकि जो इंटरनल डेमोक्रेसी का मैंने बात किया कि उसमें भी इंटरनल इलेक्शन हो, और वो ओपन इलेक्शन हो, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। तो उस तरह का बात आप ऐड कर सकते हैं सजेशन में। एक डीआई से ठीक है? रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, टेक्स्ट में इसको देखा जाए। तो डीआई के क्वेश्चन में काफी समय लग जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 आवर प्लस लग जाता है। इसमें कैसे 30 से 40 हाँ। मिनट में कर सकते हैं। डीआई के कुछ क्वेश्चंस समझ में नहीं आते हैं, जैसे परसेंटेज कैसे निकालना है, बताइए सारे लोग। मैं बताऊं या पूछ लीजिए? सुजीत सर नहीं है? कोई भी आंसर हाँ कर सकते हैं, कोई भी सर।
डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन। सुजीत क्या सर। प्रश्न था? डीआई के प्रश्न में परसेंटेज हाँ, निकालने में। डीए को समय को कैसे बचाएं और परफेक्ट आंसर पे पहुंच जाएं। डीए को कैसे टैकल करना है ताकि अंडर 1 आवर ही उसको कंप्लीट कर लिया जाए। ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जिनका प्रश्न है वो थोड़ा सा इस बात को समझे, लेकिन आपको मूल चीजें कुछ पता होना चाहिए, जैसे परसेंटेज निकालना कैसे है। अगर फॉर्मूला को आप याद कर पा रहे हैं तो ठीक है, उसको डाल करके ऊपर में और परसेंटेज निकाला जा सकता है, बहुत इजी है। समय लग रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस और कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, उस पे हम लोग आपको बताएंगे भी कि कैसे सॉल्व करना है कम समय में। क्या परसेंटेज निकालने में तो समस्या नहीं है ना, जिनका प्रश्न है, अगर वो माइक ऑन करके बोल पाए तो। सर हेलो सर। इसमें मैं देखिए, इसमें ये जब डीआई का प्रश्न बनाते हैं तो एक और मैं सजेशन ये होगा कि प्रयास हमेशा वो करें वैसा क्वेश्चन उठाएं, जैसे आपको प्रश्न मिलता है तो 4 प्रश्न मिलता है तो 4 में 2 ही बनाना होता है। तो या तो ऐसा प्रश्न बनाएं जिसमें डेटा क्लियर हो ताकि आपका हूबहू आंसर मैच करे। क्योंकि ये हमने 64 65th में हमने फेस किया, दैट्स व्हाई। क्योंकि मार्क्स जो मिलेगा आपको 72 आउट ऑफ 72 तभी मिलेगा जब आपका आंसर भी मैच करेगा, अदरवाइज आपका नंबर डिडक्ट हो जाएगा, पहला। दूसरा चीज़ जो आपका बेसिक चीज़ें हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, थोड़ा बेसिक आपका ये देख लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट या पॉपुलेशन वाला पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ देख लेना है। डेफिनेशन क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता है, पर थाउजेंड पॉपुलेशन निकालते हैं तो कितने पे निकालते हैं, पर थाउजेंड पे निकालते हैं। 1 हेक्टेयर का क्या होता है, 10,000 पे निकलता है, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो अलग-अलग डायमेंशन का थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना होगा और वो आप प्रयास करें कि हमें 45 मिनट्स में बना लेना है। जब फर्स्ट राउंड में बनाते हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर पे ही है, 5 क्वेश्चन है, वहीं पे बना लीजिए। उसके बाद आप अपने आंसर कॉपी में लिखिए, ताकि वो गंदा भी नहीं होगा और डायरेक्ट आपका एकदम अच्छा से दोबारा रिव्यू भी हो जाएगा। तो ये प्रयास करना है कि आधे घंटे में 30 मिनट्स में दोनों क्वेश्चन सोल्व कर ले, 15-15 मिनट। एक क्वेश्चन पे मान ली 5 क्वेश्चन होता है तो 3-3 मिनट दे सकते हैं। आधा घंटा में बना लिए वही, क्योंकि उतना स्पेस रहता है, GS1 का जब पेपर देखेंगे उसमें स्पेस रहता है। उसके बाद आप कॉपी में लिख लीजिए, दोबारा रिव्यू हो गया अभी कि कहीं डेटा तो मिसमैच नहीं हो रहा है या कुछ। 45 मिनट्स में आपको डन कर देना है। सर एक क्वेश्चन आगे आया हुआ प्रैक्टिस है करना है। नीरज इसमें पासवान एक का है। चीज और इसमें हाँ एक हाँ चीज बताइए। और ऐड करना चाहेंगे हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल। जैसे डीआई के लिए बोला अभी कार्तिक सर और सुजीत सर ने कि 72 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप क्या क्या चीज कर रहे हैं, जैसे कि ये दोनों साइड मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं या 100 से कर रहे हैं, यानी कि पूरा प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं उसको लिखते जाना है। लिख के उसके बाद जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद, ताकि जो एग्जामिनर है जब वो कॉपी चेक कर रहा है तो उसको ये पता लग जाए, बच्चों की तरह उसमें लिखना है पूरा डिस्क्राइब करके, तब जाके 72 मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी कॉपीज देखी हैं जिसमें कि सही होने के बाद भी उसको 60 मार्क्स ही मिला हुआ है। 12 मार्क्स उसको प्रोसेस जो उसने किया है, जो भी चीज मेथड को नहीं लिखा है उसमें। तो मेरा ये कहना है कि उसमें मेथड को भी मेंशन जरूर किया जाए, क्योंकि मैंने भी मेथड को मेंशन किया था। बिल्कुल मैम, एक सवाल है कि याद नहीं रहते हैं बच्चों को, तो याद करने के लिए क्या किया जाए, ये नीरज पासवान का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि सर हमको लगता है कि कुछ याद ही नहीं है रहता है हमको, तो क्या करेंगे याद करने के लिए। ये सबसे बड़ी समस्या है सर। क्या समस्या है बताओ, बताओ बताओ क्या समस्या है। क्या सर बताइए समस्या क्या है? देखिए, सारा चीज पढ़ लेते हैं ठीक ना, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ भुला जाता है। जैसे कल डेली मेरा रूटीन है सर कि सुबह में 8 बजे उठते हैं तो एक आंसर मेरा डेली का है। अभी तक मैंने पेपर 1 का 30 टॉपिक सुबह में लिख लिया है और डीआई 63 वो मतलब 63 डीआई मैंने बना दिया अभी तक। मतलब डेली सुबह में 2 डीआई एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जानते हैं रात में पढ़ के सुनते हैं सर
और सुबह में लिखना रहता है टॉपिक, वो लिखते हैं ना, कुछ कुछ पॉइंट भूल जाते हैं कि अरे क्या कहते हैं कि निष्कर्ष में मतलब प्रभावी निष्कर्ष देना है, मतलब परिचय जो है उसको देना है, लेकिन जो पढ़ के जो बनाए हैं उसके विपरीत लिखा जाता है। मतलब लिखाता ठीक है, लेकिन जो मतलब कि कंक्लूजन या परिचय जो रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है, वो उतना प्रभावी नहीं लिख पा रहे हैं जितना मतलब ठीक प्रिंटिंग है में ठीक हम है, मैं लिख समझ सकते हैं। गया। देखिए सुमित जी, देखिए पहला चीज तो, एक तो जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, या सुजीत सर नहीं बता रहे थे कि अलग अलग तरीके से हम जस्टिफाई करते हैं। जैसे वो जस्टिफाई करने का तरीका, एक तो डेटा फैक्ट हो सकता है, अब उसमें अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे हो सकता है, अकॉर्डिंग टू बजट हो सकता है, और अलग-अलग संस्थाएँ। तो जैसे कि मैं एक बार इससे पहले भी बता रखा हूँ कि आप एक फैक्ट्स एंड फिगर्स का कॉपी बनाइए। जैसे कुछ सपोज़ करिए कि आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं, हाँ तो सर, क्या 1 मिनट, आपको, हाँ, बताइए। 1 मिनट सर, मैं अपना 1 मिनट सर, प्लीज़ 1 मिनट मेरा एक नोट्स देख लीजिए सर। मैं आपको मतलब कि दिखा रहा हूँ सर। शेयर कर दीजिए स्क्रीन पे। तो शेयर कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे, शेयर कर दीजिए। और उस मैं बच्चों से कहना वीडियो चाहूंगा में कि जो बच्चे बाद में जुड़े हैं म्यूट कर लेंगे, सर, म्यूट कर म्यूट लीजिए। कर लीजिए आप, और उसके बाद स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, हमारे साथ 4 अलग-अलग अधिकारी, 4-5 अधिकारी अभी हैं हमारे साथ। कार्तिकेय सर हैं, ये अधिकारी हैं, सुरेश सर हैं, अधिकारी हैं, नीलिमा मैम हैं, अधिकारी हैं, गौरव सर हैं, अधिकारी हैं। तो आप इनके अनुभव का लाभ उठाइए। और भी टीचर्स हैं हमारे साथ, आदित्य सर हैं, और भी लोग हैं, लेकिन आप पहले आज इन लोगों से मिलिए। उसके बाद फिर अगले दिन और भी कई सारे अधिकारियों को मैं बुला दूंगा। आप जिनको बोलेंगे, डीएसपी को बुलाना है, एसपी को बुलाना है, जिनको भी आप, जिनसे मिलने की इच्छा हो, आप मुझे बताएं। जेल सुपरिटेंडेंट से मिलना है, सप्लाई इंस्पेक्टर से मिलना है, किन से मिलना है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर से मिलना है, जिन भी अधिकारियों से आपको मिलना है, बात करना है, उनके अनुभव को जानना है, आप मुझे बताएं, मैं उन्हें अप्रोच करूंगा, उनको मैं बुला लूंगा। तो आप लोग जरूर इस इम्पोर्टेंट सेशन का लाभ उठाएं, बहुत फायदा होगा आपको। इतने एक्सपर्ट लोग एक साथ आपको किसी पैनल पे नहीं मिलेंगे जितना यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को। एक एक करके शॉर्ट में क्वेश्चन पूछें ताकि सभी बच्चों को मौका भी मिले पूछने का। जी दिखाइए, आप कौन सा नोट्स दिखा रहे थे, जल्दी दिखाइए। देखिए सुमित जी, मैं देख पा रहा हूँ आपका माइंड मैप अच्छा किया हुआ है, आपने डायग्राम वगैरह भी बढ़िया बनाया है। ये आपका नोट्स है। तो समस्या आपको ये आ रही है कि जब आप लिखने बैठते हैं तो उस समय बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है। यही समस्या है ना सुमित? हाँ, मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, आपका नोट्स अच्छा है, बेहतर ट्राई किया है। ठीक है, प्रश्न बताइए, क्या है प्रश्न? सुमित का म्यूट है। सुमित, आप अनम्यूट करें माइक। हाँ, सर प्रश्न बताइए। जैसे हुँ। जैसे सर पढ़ते तो हैं, लेकिन उतना डाटा याद नहीं रहता है। बहुत सारा पेपर से सर बताए थे, तो हम डाटा कलेक्ट करके भी रखे हैं, लेकिन डाटा तो यूज करते हैं, लेकिन जानते हैं सर, कुछ कुछ कभी कभी छूट जाता है, भुला जाते हैं। देखिए, डेटा का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, उसको आपको ज़रूर मेंशन करना है। जैसे मैं बताया था कि जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, तो सीएमआई का नंबर क्या आपको याद है कि नहीं? सीएमआई का क्या है? जैसे आप एजुकेशन का बात करते हैं, तो क्या प्रथम एनजीओ या असर रिपोर्ट आप मेंशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? जब ट्रेड की बात हो रही है, तो डब्ल्यूटीओ का आप बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आईएमएफ का बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं जाना है एकदम डेटा को लेकर के। हाँ, संस्थाओं का नाम, उसमें जब एकदम ब्लैंक हो जा रहे हैं, आप अप्रॉक्स लिखिए, अप्रॉक्स इतना ट्रेड हो रहा है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो डेटा को लेकर हाँ, लेकिन उसमें मैं ये बताया हूँ कि आप एक कॉपी बनाएँ फैक्ट्स एंड फिगर्स का, उसमें अलग-अलग टॉपिक रखें, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ, साइंस एंड टेक, जो आप पढ़ें, न्यूज़पेपर में पढ़ें, और उसको क्या करना है, बार-बार रिवीजन करना। सपोज़ करिए कि आपको संडे को टेस्ट देना है, तो संडे को टेस्ट देने से पहले मान लीजिए आपका जीएस2 का इकोनॉमिक ज्योग्राफी का टेस्ट देने जा रहे हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका आप एक बार फैक्ट एंड फिगर्स भी देख के जाएँ, और साथ-साथ अपना जो नोट्स बनाया है, दोनों देख कर के जाएँ। और ये एक बार में नहीं होगा, आप मल्टीपल टाइम उसको पढ़ते रहें।
then you can fabricate on your copy. It's not one day process. समझ रहे हैं? तो इसको आप इतना हवाना नहीं, पैनिक नहीं होना है। धीरे धीरे आपका आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा, वो चीजें लिखने लगेगा, पेन चलने लगेगा खुद, इसलिए पैनिक मत होइए। जैसे सर आप बताएं ना, ओके, गरीबी से लिखना है तो हम गरीबी का 5-10 योजना लिख लिए हैं, 4-5 केंद्र सरकार का, 4-5 बिहार सरकार का, और गरीबी से जो नेशनल डाटा है, जो बिहार का डाटा है, उसको हम एक पन्ना में लिख लिए हैं। फिर पर्यटन से क्या क्या डाटा है, जैसे कितने पर्यटन बिहार में आए, कितने भारत में आए, कितने विदेशी, बेहतर है, बिल्कुल है। उसी को थोड़ा बस यूटिलाइज करना है अपने, जब आप फैब्रिकेट करते हैं, आंसर कॉपी में लिखते हैं, जब टेस्ट देते हैं, तो उस चीज को यूटिलाइज करना है। वो आप रिवीजन करेंगे तभी आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आ जाए। और प्रयास ये करना है, डायमेंशनली बात करेंगे। हम कल भी बताए थे आप लोग को कि जो भी पढ़ते हैं डायमेंशनली पढ़ते हैं। डायमेंशनली में आपको बताया था कि पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चर है, टेक्नोलॉजिकल है, इन्वायरमेंटल, एथिकल है। अब इन्वायरमेंटल में भी क्या क्या हो सकता है? क्या आपने एसडीजी पे बात किया? क्या आपने यूएनएफसीसी पे बात किया? अलग अलग सेक्शन पे आप बात कर सकते हैं। अब जब भी कल्चर का बात होता है तो क्या आपने एजुकेशन पे बात किया? क्या आपने रिलीजन पे बात किया? पीपल टू पीपल एक्सचेंज पे बात किया? ये सब डायमेंशन है। तो जब भी आप पढ़ें तो डायमेंशन के साथ साथ सब डायमेंशन का नोट्स बनाएं। और ये माइंड में पता है, मैं दिखाता भी हूँ कि आप एक पेज में कैसे 7-8 पेज का सिनॉप्सिस बनाते हैं, ताकि वो पेज देख लिए, आपका एक्सप्लेन करना काम रह गया। रुपेश सर, एक मेरा भी एक पर्सनल प्रॉब्लम है सर। सर चूंकि मैं भी पहला बार मेंस लिखने जा रहा हूँ, तो वर्तनी में बहुत ज्यादा एक पेज में 2-3 निकल जाता है वर्तनी में गड़बड़। मैम कुछ ऐड करना, ऐड कर दीजिए नीलिमा मैम। सर मैम कुछ ऐड कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके बोलो सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। और लिखावट जो है, इससे लिखे चाहे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो साधारण लिखावट रहता है, मतलब बहुत अच्छा वर्ड सबका कमी, या फिर जिस तरह से 10th क्लास का बच्चा लिखता है ऐसे, उस तरह का ऐसे रहता है। अभी तो कंटेंट पर ही काम कर रहा हूँ वैसे, लेकिन वर्तनी में सुधार कैसे होगा और साधारण लिखावट से थोड़ा अपग्रेडेड कैसे होगा सर? सुधार कैसे करना है इसमें? पहला बार है क्योंकि सर। जी, वर्तनी में सुधार कैसे करें? अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, ये ना? अच्छा विकास, ये बताइए कि वर्तनी में अशुद्धि है, ये आपको कैसे पता चला? कॉपी चेक होता है तो सर, कॉपी चेक होता है, और भी जगह जहाँ लिखते हैं वहां पे पता चलता है। ठीक है। क्या होता है ना कि जो अशुद्धि है ना, वो ज्यादा वही रिपीट होता है। बहुत से ज्यादा शब्द जो है नए हम लोग बनाते नहीं है। बस करना क्या है कि जो अशुद्धि है उसको एक पेज पे लिख लेना है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, और उसको दीवार के सामने चिपका दीजिए। बड़ी मुश्किल से 50 से 100 वर्ड होंगे जो आप गलत लिखते होंगे, इससे ज्यादा मैं नहीं मानता। सर एक और चीज है, कोई चीज का इंग्लिश का ट्रांसलेशन अगर नहीं होता है तो उसी को हिंदी में लिखते हैं तो उसमें भी अशुद्धि हो जाता है। जैसे कि कंप्यूटर। कंप्यूटर तो साधारण वर्ड हो गया, कोई ऐसा रहता है, याद नहीं आ रहा है अभी वैसे। वो थोड़ा सा ये पेज में लास्ट, किसी कॉपी के लास्ट पेज में आप जो शुद्ध वर्तनी है उसको लिखते जाइए। बस देख लीजिएगा आंसर लिखने से पहले, अच्छा मुझे इस शब्द को ऐसे लिखना है ना? जैसे नीति, रीति, ये सब में थोड़ा सा वो है ना? बिल्कुल हो जाएगा ये। बस हेलो जगह सर, नोट करिए। आप ऐड करना चाहते हैं कार्तिकेय सर इसको फिर करने के लिए? हेलो सर। हाँ पूछिए नीरज। सर मैं ये पूछ रहा था सर, वैसे मैं अदर स्टेट से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ सर, तो प्रीलिम्स में सर मैं बिहार PYQ करके गया था सर, तो ठीक ठाक स्कोर हो गया था सर, तो क्वालिफाई हो गया। सर मेंस के लिए सर मैं बिहार स्पेशल कहाँ से करूँ सर, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है अभी कोई, और GS का सर मेरा ठीक है क्योंकि मैं यूपी का UPSC की तैयारी करता था, तो सर उसमें इंटरव्यू भी दिया था। तो समझ गया। बिहार स्पेशल में आपको समस्या हो रही है क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं। जी सर।
तो जी देखिए जी जो सर। नोट्स हम लोग दे रहे हैं ना वो सब मोर देन सफिशियंट है, उससे ज्यादा बिहार स्पेशल का कुछ पूछेगा भी नहीं। ठीक है, जो डाटा देंगे करंट अफेयर में, कल भी जो कार्तिकेयन सर ने दिया है, सर बताएं कि कल जिस तरीके से दिया गया है। रुपेश सर, कल भी हमने बताया था बकायदा पेपर के माध्यम से, अलग अलग साइंस एंड टेक, एथिक्स, आप कैसे सर ऐसे में उसके लिए सेक्शन हमको 3 में। बैच लेना पड़ेगा कि सर वो कहाँ प्रोवाइड होगा वो सर, थोड़ा पेड बैच आइडिया में ही दीजिए। प्रोवाइड करवाया जाता है वो। ठीक है, अच्छा जिन लोग पेड और मैंने पेड बैच बताया में था कि अगर मैं कैसे जुड़ जाता यूटिलाइज हूँ तो। करना है उस चीज ठीक है, को। मैं नंबर दे देता हूँ, आप उस पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पेड बैच के बारे में। बताएं सर। जी जी सर, थैंक यू सर। तो ये चीज मैं कल भी बताया था कि आप एथिक्स को, साइंस एंड टेक को, नेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल, अलग अलग हम नोट्स हम लोग देते हैं, वो अलग अलग न्यूज़पेपर से हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद उसको कस करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो उसका एक ट्रक्स है न्यूज़पेपर का, आप उसको यूटिलाइज करिए। बहुत सारा कुछ दिखाया था, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स दिखाया था, उसमें कहाँ पे इन बिहार का रैंक क्या है, बहुत सारे बिहार का प्रोजेक्ट अभी जो चल रहा है, जैसे कि सीएम संपर्क, जो सीएम ग्रामीण संपर्क योजना था, उसमें अब कैसे मेंटेनेंस पॉलिसी, रिसेंटली जो नया-नया अभी कैबिनेट जो पास हुआ है, उसमें भी बहुत सारी पॉलिसी आई है। तो इसको पढ़ते रहेंगे तो अपने आप यूटिलाइज कर पाएँगे। तो उसको पढ़िए सर जो मैं हम लोग देते हैं। लेट कनेक्ट हो पाया आप लोगों से सर, इसलिए सर डाउट हुआ कोई सर, बात मैं नहीं, कोई ज्वाइन बात कर नहीं, कोई लूंगा दिक्कत सर। नहीं है। सर अगर है थैंक यू कार्तिकेयन सर, सर। अगर टैब है तो थोड़ा सा दिखाई दें, बच्चों का डाउट ही दूर हो जाएगा। फिर से आज दिखा दें, कुछ बच्चे कल सर नहीं थे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, मैं सर दिखा मैं देता हूँ। आज हेलो 2 मिनट में दिखा हाँ देता सर हूँ। बोलिए। सर मैं आज पेपर का वो जो कल सर बताए थे ना, वो मैं बनाया हूँ, रिप्रेजेंट करूँ क्या? हाँ दिखाइए। ठीक है सर, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए कोई। ये पेड बैच ज्वाइन करने के लिए 2499 का पेमेंट करना है। पेमेंट का नंबर है आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, 9572799127। इसी नंबर पे आप पेमेंट करके ये पेड मेंटरशिप प्रोग्राम आप ले सकते हैं। जी सर, मैसेज आ गया है सर नंबर में सर। ठीक है, जिनको भी लेना हो इस पे नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, वो आपको ऐड कर दिया जाएगा। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर एक क्वेश्चन था मेरा ऑप्शनल के रिगार्डिंग सर। सर मैंने जब यूपीएससी का ही मेनली प्रिपरेशन स्टार्ट किया था आज से 1 साल पहले, तो सर मैंने यूपीएससी में सोशियोलॉजी के लिए मैंने प्रिपेयर कर रखा है, बट सर कुछ पिछले 6 महीनों से मैंने बीपीएससी और एथिक्स वगैरह या इस सब के कारण मैं सर उसको रिवाइज नहीं कर पाया हूँ। तो सर ये जो एक बार आप ऑप्शनल के बारे में बता देते सर, बीपीएससी के लिए कौन सा बेटर सुटेबल ऑप्शनल होगा जो इसमें ठीक है, कम ऑप्शनल के प्रश्न को जो है इन्वेस्टमेंट लास्ट हो में ले और लेंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्शनल ठीक है क्योंकि सबका अलग अलग हो जाएगा ना, तो लास्ट में ले लेंगे इसको। ओके। ठीक है जी, पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समय भी होते जा रहा है, पूछिए जल्दी जल्दी। जी अश्विनी पूछिए। सर मैं क्वेश्चन लिखने जाती हूँ तो मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करूँ लिखना। कहाँ ऐसे से शुरू क्वेश्चन के करूँ? बारे में हमको पता रहता है कि क्या लिखे, सर मेरा फर्स्ट बार है ना इस बार अच्छा लेना, तो समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करूँ लिखना। क्वेश्चन के बारे में मुझे पता रहता है कि हाँ क्या पूछ रहा है, लेकिन शुरू कहाँ से करूँ ये समझ नहीं आता है। आदित्य सर हैं क्या? जी जी सर। जी सर, बताएं कि ये जो समस्याएं आ रही हैं बच्चों को, आप कॉपी देखते रहते हैं तो बहुत अनुभव है आपको। जी जी मैम आप जो कह रही हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता है, नहीं, नहीं आप क्वेश्चन लिखने समझ जाते में हैं। आ जाता है, लेकिन शुरू कहाँ से करना है, जैसे भूमिका में क्या लिखें और मेन बॉडी में क्या लिखें, कंक्लूजन में क्या लिखें, ये समझ नहीं आता है। अच्छा, ये किसी विशेष सब्जेक्ट में होता है या हर सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रहा नो सर, हर सब्जेक्ट में आता है। है? अच्छा देखिए, इसका एक सामान्य जो है उत्तर ये है कि मैम आप जो क्वेश्चन है ना उसको ब्रेक कीजिए। ठीक है, जी अगर आप चीजों को ब्रेक करेंगी ना तो आपको ऑटोमेटिक है कि वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप सोचिए कि अगर एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे अभी शुरुआत में आप कब जुड़ी हैं, शुरू से जुड़ी हुई थी? नो सर। ओके, ठीक है, अभी प्रेसिडेंट वाला राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ एक सवाल डिस्कस हो रहा था, तो बीपीएससी में जो सवाल पूछा गया था थोड़ा घुमा के पूछा गया था। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ब्रेक करेंगी तो सिंपली यही समझ में आता है कि आपको राष्ट्रपति के की जो शक्तियां हैं उसके बारे में आपको उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो मतलब यही है कि कोई जैसे भी ये सब क्वेश्चन। हमको पता रहता है, जैसे आप उस समय क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे यही वाला क्वेश्चन, जैसे मूल्यांकन करने के लिए तो उसमें राष्ट्रपति के पावर के बारे में लिखना है, उनके पावर में जो कमियां रह गई, जैसे मंत्री परिषद का जो हस्तक्षेप रहता है,
उसको डालना है कमियां में, तो ये सब हमको बिल्कुल। पता रहे, लेकिन शुरू कहाँ से करें ये समझ नहीं आता है। अच्छा, तो आप देखिए, स्टार्ट एक हम पर्सनल एडवाइस करना चाहेंगे कि आप जो है ना, हर बार दिक्कत क्या होता है कि हम लोग शुरुआत में कुछ बहुत बढ़िया कर देने का कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि हम पहला ही इंप्रेशन जो है ना बहुत अच्छा छोड़ें, इसलिए गड़बड़ होती है। मान के चलिए कि आपको प्रेसिडेंट से सवाल पूछा जा रहा है, तो आप सिंपल जो है राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ प्रावधान है ना संविधान का, उसको ही लिख दीजिए, ठीक है। सिंपल चीजों को पहले शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपको खुद ही आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति से घुमा के कुछ भी सवाल पूछता है, लेकिन आप पहला लाइन ये तो लिख सकती है ना कि राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संविधान के कार्यपालिका का प्रमुख होता है कि नहीं, है ना। तो हर जगह जो है, जैसे आपको कला से संबंधित कोई सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसको बहुत दूर नहीं ले जाके आप उसको एकदम सामान्य शब्दों में पहले लिखिए, ठीक है। कई बार ये दिक्कत होता है शुरुआती चरण में कि हम लोग शुरू में ही कुछ बहुत बेहतर प्रस्तावना लिखने का प्रयास करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, पहले आपको सिंपल चीजों को डालिए उसमें, ठीक है, जो आपको पता हो। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही बहुत साहित्यिक अंदाज दे देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल चीजों को पहले लिखना है, धीरे धीरे खुद ही समझ विकसित होगा। जैसे कला से संबंधित कोई सवाल है, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मौर्य कला से संबंधित सवाल है, तो आप समझिएगा ना कि किसी भी समय में कला का विकास क्यों होता है, ठीक है, तो उसको आप प्रस्तावना में डाल सकती हैं। पहले ये बोल सकती हैं कि कला जो है वो मानवीय कल्पनाओं का मूर्त रूप है, ठीक है। लोग अपने तरह से कुछ कुछ डालते हैं, लेकिन मैं एकदम सामान्य आपको बता रहा हूँ कैसे लिखा जा सकता है। कला के बारे में पहला लाइन ये लिख सकते हैं कि कला जो है वो मानवीय कल्पनाओं का मूर्त रूप है, ठीक है। फिर आपको मौर्य कला पूछ रहा है कि पटना कलम पूछ रहा है कि पाल कला पूछ रहा है, मान के चलिए आपको मौर्य कला पूछ रहा है, तो आप लिखिएगा कि मतलब आप टाइम पीरियड दे दीजिए 3री शताब्दी के आसपास बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है, सामाजिक समरसता, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक संपन्नता, ठीक है, इसके कारण जिस कला स्वरूप का विकास हुआ उसे भारतीय इतिहास में मौर्य कला के रूप में प्रसिद्धि मिली, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम कुछ बहुत भयानक चीज तो नहीं बताए ना, सिंपल जो चीजें पता है उसको ही उसमें डालना है, ठीक है। वैसे भी एक कला जो है उसका विकास कब हो सकता है? क्या युद्ध के समय में किसी कला का विकास हो सकता है? क्या समाज में अगर गरीबी है तो क्या वहां कला का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है कि नहीं? जैसे कला किसी मतलब साम्राज्य का पहचान की रीढ़ की हड्डी होती है, बिल्कुल, आप वो भी डाल सकते हैं। भावनात्मक एवं रोजमर्रा की जिंदगी को विशेष लिखने का प्रयास नहीं कीजिए, जो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक समझ है आप उससे ही शुरुआत कीजिए, ठीक है। आप गौर करेंगे कि सतत धीरे धीरे लिखते लिखते आपका वो आंसर खुद ही इम्प्रूव होने लगेगा। वो सने सने ही होगा, वो धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट होता है आंसर राइटिंग में, एकाएक आप सोचेंगे तो नहीं होगा। आप विमल आप स्क्रॉल करें, देखिए ये कल जो दिखाया गया था, ये लड़का इस पे थोड़ा सा मेहनत किया है, कार्तिकेयन सर भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से। सर ये मेरा फर्स्ट पेज है, इस पे रिस्पांस दीजिएगा सर। हाँ हाँ बताइए आपने क्या क्या किया है, पूरा दिखाइए, तब तो हम लोग रिस्पांस देंगे। ये फर्स्ट था, मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण से निखर रही आंतरिक प्रतिभा। हाँ। ये सर एनआईटी में अभी जो पद्मश्री पुरस्कार जो शांति देवी है वो गई हुई थी एनआईटी पटना में, ठीक है, तो उसके बारे में बताई थी कि वर्कशॉप चल रहा था वहां पे, तो इसके रिगार्डिंग है। नेक्स्ट था कि बिहार के 300 और स्कूलों में टिकरिंग लैब की सुविधा की जा रही है। टिकरिंग लैब की सुविधा है, जैसे इसमें है कि इसमें बच्चों को काफी हाँ, बिल्कुल, लैब जब स्थापित हो जाएगा तो प्रोग्रामिंग है, कोडिंग एंड 3D प्रिंटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब के बारे में जानकारी दिया जाएगा। बिल्कुल, ठीक है सर। नेक्स्ट था बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त को जाने एडवर्टाइजमेंट देती है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। ये सर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ये लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन, अच्छा कलेक्ट किया तुम। हाँ ठीक है सर। एक था और कि केंद्रीय जांच एजेंसी और पुलिस महकमा की समन्वय कमेटी बनी, कार्रवाई होगी तेज, सूबे में अपराधियों की संपत्ति जब्त करेगी केंद्रीय एजेंसी। तो तुम अपने मित्रों को ये बताओ कि तुम इसको कलेक्ट कैसे किए हो, कलेक्ट किस वेबसाइट थी, क्या कहते हैं, कौन सा ऐप है उससे किए हो, वो समझा दो बच्चों को। ठीक है सर, मैं डेली पेपर पढ़ता हूँ हिंदुस्तान, खासकर पटना और दिल्ली का, और एक पेपर और पढ़ता हूँ दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण, कोई एक जो मिल जाए मुझे। हाँ, तो मेरे पास, हम सर पैसा से खरीद नहीं पाते हैं, तो मेरे पास एक ग्रुप है, तो वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का पेपर आ जाती है मेरे पास। तो मैं सर लैपटॉप बताए थे एप्लीकेशन सर डॉक स्कैनर, उससे मैं ये बनाया हूँ आज। देखो
इसको कहते हैं मेहनत करना। कल सर ने बताया, बच्चा आज करना काम स्टार्ट कर दिया। अब बताइए कि कितने बच्चों ने ऐसा मेहनत किया है। फिर 5 दिन के बाद वही घूम के प्रश्न आएगा मेरे पास, करंट अफेयर समझ में नहीं आया। तो आपके ग्रुप में आपको पेपर बकायदे डलवाया जाता था। पेड ग्रुप में भी डेली पेपर जाता है, नॉन पेड ग्रुप में, सारे फ्री ग्रुप में पेपर जाता है। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए ISPCS इंस्टीट्यूट, उसमें पेपर जाता है। अब इतने सारे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, बकायदे एक पत्रकार साहब से कांटेक्ट करके पूरा पेपर उसमें डलवाया जाता है। तो ये आपके फायदे के लिए है ना। यस सर। तो आप नेक्स्ट था सर कि हाँ बताइए। नेक्स्ट है सर कि राज्य के 4 शहरों में मेट्रो सेवा सर्वे पूरा हो चुकी है, जैसे गया हो गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर। पटना में ऑलरेडी इसका कंस्ट्रक्शन चल रही है। नेक्स्ट है इसमें है कि अगस्त सितंबर तक हो सकता है कि एक लेवल चालू हो जाए। तो इसका सर्वे पूरा हो चुकी है। ये सर्वे बिहार सरकार को रिपोर्ट करेगी, नगर विकास आवास विभाग को। उसके बाद इसका DPR बनाया जाएगा। एक था सर और कि पोर्टल खुला, समितियां कर सकती है सुधार। ये है सर जो बिहार में जो धान खरीद हो रही है सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा। और एक आर्टिकल ये पढ़ते हैं सर जो हिंदुस्तान में डेली देती है, भारत पर अमेरिकी उम्मीदों का नया भार, इंटरनेशनल रिलेशन है। और एक था सर एक और अररिया पोस्ट आया था कि अब नेपाली भाषा में भी पढ़ी जाएगी अमर कथा शिल्पी रेणु की कृति। परिश्वनाथ रेणु के जो कथा था, ये मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जानता हूँ, पेपर में देखा था। ठीक है, मैं बता दूंगा वो क्लास में, जब ऐसे का क्लास में लूंगा तो उसमें बताऊंगा इन सब चीजों को। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो बढ़िया है कार्तिकेय सर, आप बता दें, थोड़ा सा दिखा दें। देखिए कितना अच्छा मेहनत किया है बच्चों ने। इस तरीके से जब आप मेहनत करेंगे तो बीपीएससी टफ कहाँ होता है। बीपीएससी का लोग तैयारी इसलिए करते हैं कि बीपीएससी सबसे आसान एग्जाम है। मैं अपने दोस्तों से, एक दोस्त है मेरे, ठीक है, वो अभी इसमें है, इस बार ही अधिकारी बने हैं। उनसे पूछेगा तो वो कहते हैं बीपीएससी तो हम इसलिए तैयारी करते थे, सबसे आसान एग्जाम था। और एक दिन बुला दूंगा, उनसे मिल लीजिएगा। कहाँ टफ है, किधर टफ है बीपीएससी। परेशान हुए पड़े हैं सब लोग। कार्तिकेय सर दिखा दें कुछ, समय भी हो रहा है। सर मैं क्या कंटेंट बढ़िया बनाया हूँ? हाँ अच्छा क्यों, अच्छा मेहनत है। बेहतर बना, बेहतर। देखिए यही मैं दिखाया भी था कल, अलग अलग सेक्शन बांट करके। कुछ साइंस एंड टेक का है, देखिए साइंस एंड टेक